Assalamu alaikum dear students. Today we will study about a very important topic of your syllabus, that is vaccines and immunization. देखिए ये जो टॉपिक है जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम आप लेंगे ना, उसके लिए ये आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2019 में एक डिज़ीज़ चाइना में अपीयर हो गई जो कि बहुत ही डेडली साबित हो गई। आप सबको उस डिज़ीज़ का नाम याद होगा, दैट इज़ कोविड-19। ये जो डिज़ीज़ है चाइना में अपीयर होने के बाद ये पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही थी और बहुत ज़्यादा डेथ्स इसकी वजह से हो रही थी। अगर हम रिसेंट डाटा देखें, 2024 फेब का डाटा देखें, लगभग 70 लाख डेथ्स इसकी वजह से हो गई हैं। समझ आ रहा है? 70 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और आपको अगर याद होगा, जब ये डिज़ीज़ फैल रही थी तो हम सब दुआएं कर रहे थे और दुनिया भर के जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कोरोना वायरस पे रिगरस रिसर्च करने के बाद एक वैक्सीन की तलाश में थे। हर कोई चाहता था कि जल्दी से जल्दी हमें इसका वैक्सीन मिले ताकि हमें इस बीमारी से छुटकारा मिले। तो आप सब जानते हैं जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं था ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही थी ये डिज़ीज़। और इसके जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स डिजीज़ के होते हैं अपने अपने सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स आते थे, सांस रुक जाना, बाकी चीज़ें जो आपने उन दिनों देखा था, तो सिम्टम्स जो भी इसके थे वो सीवियर थे, ठीक है। लेकिन एक बार हमने वैक्सीन इसका बनाया दिया तो आप समझ सकते हैं वैक्सीन जब लोगों में लग गए उसके बाद इसके जो सिम्टम्स है वो भी सीवियर नहीं थे और इसमें जो स्प्रेड भी डिक्रीज हो गया और सिम्टम्स जो इसके हैं वो भी सीवियर नहीं थे, उनमें भी डिक्रीज देखने को मिला, वो भी थोड़े कम सीवियर दिखने लगे हमें। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अभी तक, अगर मैं आपको ही क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको ये वैक्सीन क्या करता होगा, मोस्ट ऑफ यू विल बी आंसरिंग दैट कि वैक्सीन ये कुछ ना कुछ हमें इम्यूनिटी देता है, रेजिस्टेंस देता है टू ए स्पेसिफिक डिजीज। जैसे यहाँ पे कोविड-19 है, जब वैक्सीन लगा, वैक्सीन से पहले सिम्टम्स सीवियर थे, लेकिन एक बार वैक्सीन लगा जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। अब ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बॉडी में रेजिस्टेंस आ गई। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? तो वैक्सीन बॉडी में पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी मतलब रेजिस्टेंस टू द डिजीज देता है। समझ आ रहा है? तो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन में आपको एक वैक्सीन का आइडिया थोड़ा सा जहन में आ गया होगा। अब ये कोविड-19 ही ऐसी डिजीज नहीं है जो कि इस लार्ज स्केल पे जिसने डिस्ट्रक्शन किया, इससे पहले भी कई सारी डिजीज आई हैं। हमें उन डिजीज़ के बारे में इस वक्त पढ़ना नहीं है, लेकिन एक आइडिया लेना है हमें कि वैक्सीन आखिर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं। देखिए इससे पहले भी बहुत सारी डिजीज़ आई हैं, याद नहीं रखना, आगे पढ़ना है हमें डिजीज़ में। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, प्लेग एक डिजीज़ है, इसी तरह से कॉलरा है, इसी तरह से स्वाइन फ्लू है। अभी कुछ याद नहीं रखना है, अभी टेंशन कुछ नहीं लेना कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ये डिजीज़ आगे पढ़नी है हमें एक जगह पे। स्वाइन फ्लू है, इसी तरह से सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी तरह है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये डिजीज़ भी बहुत हद तक फैल गई थी। और जब ये डिजीज़ फैली थी ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहले फॉर एग्जांपल ये जो स्वाइन फ्लू है 2009 की ये बात है। ये जो प्लेग एंड कॉलरा के कई बार पैंडेमिक्स आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये 2003 में हमें देखने को मिला, ये 2015 में देखने को मिला, ठीक है। लेकिन जब भी ये डिजीज़ इस दुनिया में आई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, तो हमारे सामने एक जदोजहद रही कि जल्दी से जल्दी उसका क्या बनाएं, वैक्सीन बनाएं, ताकि लोगों में इम्यूनिटी लाए इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बन रहा है। तो वैक्सीन बनने के बाद लोगों में क्या आती है, उसमें लोगों में वैक्सीन देने के बाद उनमें उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी आती है। समझ आ रहा है? इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस। तो चाहे बड़ी डिजीज़ हो या छोटी डिजीज़ हो, वैक्सीन का लग जाना उस डिजीज़ के सिम्टम्स को डिक्रीज करता है, उस बंदे में रेजिस्टेंस देता है। ये आप जहन में रखिए, टेक दिस आइडिया फ्रॉम दिस। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो
चूंकि कोविड-19 हम रिसेंटली अभी भी इसके साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस क्या करता है, ये खुद में म्यूटेशंस लाता है। पहले से ही इसने काफ़ी सारी म्यूटेशंस लाई। हम जब कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बनाते हैं तो वो खुद में म्यूटेशंस लाता है, फिर वो वैक्सीन काम ही नहीं करता। म्यूटेशन मीन्स चेंज, है, तो वो फिर वैक्सीन काम ही नहीं करता, फिर दूसरा वैक्सीन बनाते हैं, उसके कोरोना वायरस फिर म्यूटेशंस लाता है, फिर तीसरा वैक्सीन बनता है। तो इसी तरह से एक स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलती रही अभी तक। लेकिन ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं, हमने मेजरली अगर हम कहेंगे तो हमने कोरोना वायरस के ऊपर कुछ हद तक फतह पाई है, और उसके लिए हमारे हाथ में सबसे बड़ा हथियार अभी तक क्या रहा है, वैक्सीन। तो ये जो डिफरेंट वैक्सीन्स अभी भी बन रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है कोरोना वायरस को इरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये टॉपिक आपके करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेटेड है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसलिए मेहरबानी करके मैं जो पढ़ाऊँगा इस टॉपिक को आप सीरियसली ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया, लेकिन आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये वैक्सीन, थोड़ा सा आइडिया आ गया, लेकिन ये वैक्सीन अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये होता क्या है, व्हाट इज दिस वैक्सीन, ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। क्या ये एक ही टाइप का वैक्सीन होता है कि बहुत सारे टाइप के वैक्सीन होते हैं? अगर डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन होते हैं तो उनमें कुछ एडवांटेजेस होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में आते होंगे, ठीक है। इवन आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि हम पर्टिकुलर एज ग्रुप में पर्टिकुलर वैक्सीन देते हैं, पोलियो का वैक्सीन कब लगता है, कितने डोजेस लगते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो वैक्सीन जिनकी हम बात करेंगे, जब बच्चा पैदा होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री में वो पर्टिकुलर एज पे वो दिया जाता है, क्यों उसी एज पे दिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जहन में वैक्सीन के बारे में, लेकिन मुझे पता है कि आपके जहन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि हम तो वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वैक्सीन में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो किस किस्म के होंगे। देखिए, ब्रॉडली ये दो टाइप्स के होंगे। एक होंगे जो कि फैक्ट्स बेस्ड होंगे, जिसमें आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। दूसरा होंगे कंसेप्ट बेस्ड, जिसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको बस सीखना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कंसेप्ट बेस्ड एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आपको फैक्ट बेस्ड याद रखने में ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर ही फैक्ट बेस्ड जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी आपको याद रखना है, वो चीज़ें इजीली याद रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। वहाँ पे कोई वैक्सीन दिया होगा, आपको बताइए ये कौन से टाइप का वैक्सीन है, क्या ये फर्स्ट जनरेशन है, क्या ये सेकंड है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, क्या ये होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है, क्या ये किल्ड वैक्सीन है, क्या ये एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है, टॉक्साइड वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है। मुझे लगता है आप डर रहे होंगे इतने सारे नाम सुन के, लेकिन आप इत्मीनान रखिए और थोड़ा सा जहन को कुशादा कीजिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें टिप ऑफ द टंग होंगी, और आप एग्ज़ाम में इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपके जहन में सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, इवन एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड आएंगे। तो टाइप के बेस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, आपके सामने कोई वैक्सीन दिया होगा, आपको बताइए किस डिजीज़ के लिए है। इसमें मैचिंग का आ सकता है, मैच कराना होगा कि एक साइड से देंगे आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन के नाम, दूसरी साइड में डिफरेंट डिजीजेस, तो आपको मैच करना होगा। आजकल एसएसबी भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डाल रही है मैचिंग में, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो डिजीज़ टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड में ये आ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन होंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप हमें बताइए कौन सा साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए। साइंटिस्ट का नाम वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ साइंटिस्ट का नाम दिया होगा तो ऑप्शंस में वैक्सीन सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, और भी इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्ट बेस्ड कि आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट वैक्सीन वहाँ पे दिया होगा, आपको बताइए ये पहली बार कौन सी कंट्री में बना, किस कंट्री में ये वैक्सीन बना, ठीक है। इवन ये भी बता सकते हैं, स्पेशली जो कोविड-19 के वैक्सीन हैं उसके बारे में फेवरेट क्वेश्चन ये भी रहता है कि आप हमें बताएं कौन सी कंपनी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वैक्सीन।
ठीक है, कंपनी का नाम भी लिखना पड़ता है, वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ओवरऑल इस किस्म के आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ पे। और जब हम कंसेप्ट बेस्ड समझेंगे, उसके बाद इन फैक्ट बेस्ड को याद रखना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वो इजीली 1-2 रिवीजन में आपके इसमें से क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे उनको समझना या निकालना डिफ़िकल्ट भी हो सकता है अगर वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, आपको नेचर ऑफ दिस वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, ये हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, किसको, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को कैसे यूज़ करता है ये वैक्सीन, कैसे उसमें क्या चीज़ें लाता है, क्या चेंजेस लाता है। ठीक है, आपको इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए मैंने अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डरना नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में आपको जानना होगा, बूस्टर डोज क्या होता है, किन वैक्सीन में एडजुवेंट लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरह से डिफरेंट वैक्सीन के एडवांटेजेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडवांटेजेस, डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, तो आपको बताएंगे, हमें बताए इन डिफरेंट वैक्सीन के एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। समझ आ रहा है? टेक इट इजी, ओके। आप इजीली, आप इंटरेस्ट के साथ ध्यान दीजिए, आपको लास्ट में जब हम फिनिश करेंगे ना ये टॉपिक, आपको सब चीज़ें जहन में होंगी, अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन अच्छे से इनका आंसर निकाल सकते हैं जब आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पता होगी। इम्यून सिस्टम, SYS शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, ओके। इम्यून सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है, उसकी बेसिक नॉलेज आपके सामने क्लियर होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन इसी में आए, कंसेप्ट बेस्ड ही आ गए, तो उस वक्त ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोड़ ही देता कि मैं इम्यून सिस्टम के बारे में आपको कुछ नहीं बताता, सीधे मैं फैक्ट बेस्ड बताता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, उनमें क्या चीज़ें याद रखनी, क्या नहीं याद रखनी है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो उनके लिए उन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में उस तरीके से पढ़ा नहीं होगा। अगर मेडिकल स्टूडेंट कोई होगा उसको वो इजीली समझ आएगा, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज नहीं होती है इम्यून सिस्टम की। पढ़ा होता है 10th में, थोड़ा सा पढ़ा होता है, लेकिन याद नहीं रहता है। इस लिहाज से हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो ये है कि हम पहले इम्यून सिस्टम की बेसिक फंक्शनिंग को सीखेंगे। हमें पूरा इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ना है। पूरा इम्यून सिस्टम अगर पढ़ने बैठेंगे मेडिकल के हिसाब से तो हमें 4 लेक्चर भी 5 लेक्चर भी इम्यून सिस्टम पे ही काम है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो हमें नॉलेज लगेगी वैक्सीन्स को अच्छे से समझ, जितनी भी इम्यून सिस्टम की नॉलेज हमें वैक्सीन्स के रिलेटेड फिर लगती है उसको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आप सब के लिए इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ पहले। सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ओके। एक फिगर से ही हम समझेंगे सब चीज़ें। सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक इंसान है, XYZ कोई भी इंसान, ठीक है, ये इंसान। आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा अनकाउंटेबल नंबर में क्या पैथोजेंस होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पैथोजेंस। आप बहुत सारे पैथोजेंस के बारे में जानते ही नहीं है कि पैथोजन क्या होता है। देखिए आप याद रखिए, कोई भी ऐसा फैक्टर, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑर्गेनिज्म, कुछ भी जो डिजीज काज करता है, जो बीमारी काज करता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। आपने सुना होगा, ये नाम सुने होंगे, कभी आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना है क्या? बैक्टीरिया के बारे में आपने वायरस के बारे में सुना है क्या? आपने प्रोटोजोआ भी सुना होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। आपने फंजे के बारे में भी सुना होगा लोअर क्लासेस में। ये जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो ये वायरस होता है ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको कंसिडर नहीं करते। बाकी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंजे, इनको हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। वायरस जो है, याद रखिएगा, ये अभी इधर खींचना नहीं हमें, लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है। इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो
इसको हम खींचेंगे नहीं, यहाँ तक इतना ही पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमारे आसपास अनगिनत अनकाउंटेबल पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस या ये वो फैक्टर्स या ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। समझ आ रहा है? जो कि डिजीज काज करते हैं। अब ये डिजीज कैसे काज करते हैं? हाउ डू दे काज डिजीज? देखिए, ये सारे जो हैं, इन सब की रेड से हम दिखाएंगे, इन सब की कोशिश होगी, लेट अस टेक रेड कलर, इन सब की कोशिश होगी कि हम इस इंसान या कोई भी और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल इट इज एन एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे हमने इंसान ही लिया तो इसी पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाएं। दाखिल होने को हम कहते हैं इन्फेक्ट करना। क्या कहते हैं? इन्फेक्ट करना। हम इसकी बॉडी में दाखिल हो जाएं और एक बार हम इसके अंदर एंट्री कर लें, उसके बाद हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन करेंगे, रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है? ये मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद इनकी कोशिश रहती है कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। जहर जिसे हम कहते हैं, आप टॉक्सिन वही जहन में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये बेचारा क्या होता है, इसमें डिजीज़ होती है, बीमार पड़ता है। तो इसको डिजीज़ काज होती है। समझ आ रहा है? अब आप खाना खाएंगे, उसमें भी ये बहुत सारे पैथोजेंस, आप सांस लेते हैं उसमें भी पैथोजेंस है, आप खिड़की को हाथ लगाते हैं उस पर हाथ पे पैथोजेंस आते हैं, आप दरवाजे पे हाथ लगाते हैं पैथोजेंस आते हैं, आप किसी भी जगह पे जाएंगे पैथोजेंस है। ये तो ये अनकाउंटेबल है, हर जगह पे प्रेजेंट है। अब अगर ये इतने प्रेजेंट हैं और ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म या इस ह्यूमन बीइंग के अंदर दाखिल हो जाएं, तो चांसेस बनते हैं ना कि हम हर वक्त बीमार होने चाहिए, हम ठीक होनी नहीं चाहिए, है ना। इतने सारे अनकाउंटेबल हैं ये, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा है, सिक्योरिटी सिस्टम। आप जहन में रखिए, एक बहुत ही ग्रीन से दिखाते हैं, ठीक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा है, सिक्योरिटी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ओके। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। इसका इस पैथोजन के खिलाफ हमेशा इसके साथ फाइट होती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा इसमें? ये क्या करता है? पहले ही ये इसको इन्फेक्ट करने नहीं देता है, तो इन्फेक्शन करने नहीं देता है। ये इसको मल्टीप्लाई करने नहीं देता है, बोलता है मल्टीप्लाई। आप अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं, आप अंदर हो गए, आप दाखिल, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करने नहीं दूंगा, आपको अंदर अपना नंबर इंक्रीज करने नहीं दूंगा, आप ज़्यादा अंदर नहीं बन सकते। आपको अंदर में जितने भी आप होंगे, ये पैथोजेंस अंदर आएंगे, उनको किल करेंगे हम, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने नहीं देंगे। उसके बाद उनको काफ़ी सारे जो बचेंगे वहाँ पे होंगे, उनको किल करेंगे, उनको मार देंगे। ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। इसी तरह से बहुत सारे टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज मीन्स ये जहर ख़त्म करना, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेंगे, इस जहर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इम्यून सिस्टम का यही मकसद होता है कि ये चीज़ें करके इस डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। तो मकसद इसका है कि ये प्रिवेंट करता है डिजीज़। अगर मैं नटशल में आपको कोई बताएगा कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शन है कि ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है और डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। पैथोजन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है और उसमें डिजीज़ होने नहीं देता है, ये याद रखेंगे। तो इसमें ये डिजीज़ अब नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इस इम्यून सिस्टम की वजह से इसमें एक रेजिस्टेंस आ रही है। क्या आ रही है? रेजिस्टेंस इस डिजीज़ के खिलाफ। तो डिजीज़ के खिलाफ जो ये रेजिस्टेंस आ रही है इसमें, या इस पैथोजन के खिलाफ जो ये रेजिस्टेंस आ रही है इसमें, उसे हम क्या कहते हैं? इस रेजिस्टेंस को हम इम्यूनिटी कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। सिस्टम तो है ये इम्यून सिस्टम, लेकिन इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो रेजिस्टेंस बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। कीप इट इन योर माइंड, ओके। तो ये नटशल में आपको आइडिया आ गया कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताएं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम में डिजीज़ क्यों नहीं होती है, बार बार डिजीज़ क्यों नहीं होते हैं? आप कहेंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो डिफरेंट पैथोजन्स को या तो एंटर होने नहीं देगा, फिर अगर वो एंटर हो गए बॉडी में, उनको अंदर किल करेगा और मल्टीप्लाई करने नहीं देगा। वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ओवरऑल वो
ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये पैथोजेंस के ऊपर भारी पड़ पाता है, भारी पड़ जाता है, उनको ओवरकम करता है और हमें डिजीज होने से बचाता है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये माइंड में रखिए मेहरबानी करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से आपको समझाऊं ताकि आपको इस टॉपिक में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आप वो इजीली सॉल्व कर पाएँ। और मैं बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर्टिस्ट स्टूडेंट्स को जहन में रखें, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गौर करेंगे, याद रखिएगा पैथोजेंस जो है ना, पैथोजेंस हमारी बॉडी में जब ये इन्फेक्ट होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। और ये पैथोजन जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, ये पैथोजन एक्ट करता है एज एन एंटीजन। ये पैथोजन, इसको हम लिखते हैं एक्ट्स एज एन एंटीजन। समझेंगे बात को, कंसंट्रेट कीजिएगा। ये पैथोजन एक्ट करता है एज एन एंटीजन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एन एंटीजन, क्या है एंटीजन? ये पैथोजन एक्ट करता है एंटीजन, लेकिन एंटीजन क्या है? आप कहिएगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, जिसको पहचानता है, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एंटीजन। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर बैक्टीरिया दाखिल हो गया, बैक्टीरिया एक दाखिल हो रहा है। अगर इस बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन एंटीजन। अब जरूरी नहीं है कि सारा बैक्टीरिया एंटीजन एक्ट करे। बैक्टीरिया का स्मॉल पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रेड से मैं दिखा रहा हूँ, इतना ही पोर्शन हमारा इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज करता है तो ये छोटा पोर्शन भी एक्ट कर सकता है एज एन एंटीजन। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी, चाहे प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो भी हमारा एनीथिंग दैट आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दैट इज नोन एज एंटीजन। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स में और बता देता हूँ, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं आपको कहूँ ये जो पैथोजन है, क्या ये बॉडी के लिए सेल्फ एंटीजन है कि ये फॉरेन एंटीजन है? क्या ये ऐसा एंटीजन है जो अपनी बॉडी का है कि ये वो एंटीजन है जो कि बाहर से आया है? तो आप झट से बता सकते हैं ये जो पैथोजन है ये तो अपना एंटीजन नहीं है, ये बाहर से आया है। पैथोजन विल एक्ट एज एन एंटीजन, लेकिन कैसा एंटीजन एक्ट कर सकता है? इट विल एक्ट एज ए फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन मतलब इसे इम्यून सिस्टम पहचानेगा, लेकिन पहचान के उसे क्या समझ आएगा कि ये मेरे अपनी बॉडी का एंटीजन नहीं है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी का एंटीजन नहीं है, ये बाहर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाहर एक बैक्टीरिया है, उसका एंटीजन है ये। समझ आ रहा है? तो इसी लिहाज से एक किस्म का एंटीजन होता है फॉरेन एंटीजन। और अगर मैं आपको कहूँ हमारे आरबीसीज, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरबीसीज हैं, इस ह्यूमन बीइंग में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर मैं कहूँ इसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन है और आपसे क्वेश्चन डालो, आप मुझे बताएं क्या वो फॉरेन एंटीजन है कि सेल्फ एंटीजन है? तो आप इजीली बताएंगे नहीं, ये फॉरेन नहीं है, ये इसके अपने एंटीजन है। दीज आर सेल्फ एंटीजन्स। समझ आ रहा है? उनको भी आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन है उनको भी हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करके वो समझेगा कि नहीं ये बाहर वाले एंटीजन नहीं है, फॉरेन नहीं है, ये मेरे अपने एंटीजन है। और आप एक पॉइंट अब जहन में याद रखिए कि हमारा इम्यून सिस्टम एक रेस्पॉन्स देता है किसके खिलाफ? क्या अपने एंटीजन के खिलाफ? क्या हमारा इम्यून सिस्टम कोशिश करेगा कि मैं अपने आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन है उनको डिस्ट्रॉय करूं, कि बाहर वाले जो एंटीजन्स होंगे, जो फॉरेन एंटीजन्स होंगे? तो इम्यून सिस्टम काम करता है, इसका मकसद होता है कि मैं अपने एंटीजन नहीं, जो बाहर वाले एंटीजन है, जो बाहर वाले एक पूरा पैथोजन भी एंटीजन एक्ट कर सकता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, या पैथोजन का कोई पार्ट एंटीजन एक्ट कर सकता है। ठीक है? तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? सेल्फ एंटीजन्स पे अटैक नहीं करेगा, सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ काम नहीं करेगा, ये फॉरेन एंटीजन्स के खिलाफ काम करेगा। ये जहन में याद रखिएगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन्स के खिलाफ काम करता है, सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ काम नहीं करता है। अगर याद रखें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ काम करेगा ना, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये थोड़ा सा आइडिया अगर आप रखेंगे याद तो रखो, कोई टेंशन नहीं। ऑटो इम्यूनिटी, अपने एंटीजन्स के खिलाफ अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन्स है, रेड ब्लड सेल्स, उनको अटैक करता है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में अपनी आरबीसीज के खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी है। कीप इट इन योर माइंड। छोड़ो, यहाँ पे इधर छोड़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट जो
मेहरबानी करके गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है, फैक्ट्स आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, वो आप सब याद करा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे याद रखिए, अब हम डिफेंस देखेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से डिफेंस करता है। डिफेंस किस तरह से करता है, ये रेजिस्टेंस देता है हमें पैथोजन के खिलाफ, लेकिन किस तरह से देता है। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, आप समझने की कोशिश करना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास सोना है, आपके पास सोना है या कोई भी कीमती चीज़ है, आपने वो लॉकर में रखी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लॉकर जिसमें आपने वो कीमती चीज़ रखी है, लेट अस शो इट इन ग्रीन, इस लॉकर में रखी है। अब ये लॉकर आपने रूम में रखा है, सपोज ये रूम है, ठीक है, इस रूम में रखा है, समझ आ रहा है, या इस मकान में रखा है। फॉर एग्जांपल ये मकान में रखा है, अंदर ये लॉकर है कहीं पे, उसके बाद बाहर दीवार है, दीवार है ना, आसपास होती है मकान के आसपास दीवार, ये दीवार है। तो अगर एक चोर को आना है, फॉर एग्जांपल एक थीफ आता है, उसको चोरी करनी है, तो वो पहले उससे बाहर की दीवार के ऊपर या तो तोड़नी है दीवार, या तो ऊपर से जाना है, उसके बाद इसे मकान में दाखिल होना है किसी तरीके से। तो पहले इससे रुकावट आएगी दीवार की, उसके बाद रुकावट आएगी किसकी, मकान की, और मकान के वाल को इसने पेनिट्रेट किया, चाहे खिड़की तोड़ी, दरवाज़ा तोड़ा, कुछ भी तोड़ा, उसके बाद वो अंदर वो लॉकर के पास आ सकता है। और आप सब जानते हैं कीमती चीज़ लॉकर में। आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपने कहाँ रखी होगी? क्या आपने बाहर सिक्योरिटी रखी होगी, ज़्यादा दीवार सिक्योर होगा, या मकान की कवरिंग सिक्योर होगी, कि आपने लॉकर में खतरनाक तरीके से लॉक लगाया होगा? तो मुझे पता है आप सबके जहन में आ गया कि हाँ, हम तो लक रखेंगे, चाहे मकान दीवार को तोड़े, मकान को तोड़े, लेकिन लॉकर को तोड़ना नहीं चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर हम इसको करेंगे, लॉकर को। इसमें फॉर एग्जांपल ये इसमें ताला लगा होगा, वो भी लिंक ताला, समझ आ रहा है। इसी तरह से अब हम देखेंगे ये इम्यून सिस्टम तो इस पैथोजन के खिलाफ काम करेगा। तो इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम कितने लेवल्स पे काम करता है? ये 3 लेवल्स पे इसी तरह से काम करता है। तीन स्टेप्स पे इस पैथोजन को हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अब देखिए कैसे लड़ते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, यहाँ पे लिखते हैं 3 लाइन्स या लेवल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस भी कहते हैं इसे। हमारे इम्यून सिस्टम में 3 लेवल्स ऑफ डिफेंस होते हैं या 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं। वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, LOD लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ पे LOD यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड LOD। इसी तरह से है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। मेहरबानी करके कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको सारा याद रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जिस तरह से यहाँ पे ये दीवार है, उसी तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे इम्यून सिस्टम का काम करता है। उसके बाद जिस तरह से ये रूम है, हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इम्यून सिस्टम का काम करता है, मतलब ये मकान की कवरिंग, जो मकान हमारा है यहाँ पे थीफ के लिए। उसके बाद जो ये लॉकर है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जहाँ पे सिक्योरिटी लगी है, जिस तरह थीफ के लिए लॉकर है, उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजन के लिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस देता है। अब यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में 2 चीज़ें आती हैं। एक आते हैं फिजिकल बैरियर्स। क्या आते हैं? फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल मीन्स जो कि डायरेक्टली रोक देते हैं, फिजिकल बैरियर्स जो कि डायरेक्टली रोक देते हैं पैथोजन को बॉडी के टिश्यू में जाने से, फिजिकल बैरियर्स। दूसरे आते हैं केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? ये फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी में, पैथोजन को बॉडी के टिश्यूज में जाने से रोक देंगे। देखिए फिजिकल बैरियर, सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर जो है, हम रेड से ये पैथोजन दिखाते हैं, ये लेते हैं, ये सपोज ये पैथोजन है, ये बॉडी में आने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा जो फिजिकल बैरियर है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसे हम क्या कहेंगे? जो बॉडी की ऊपर वाली कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं स्किन। स्किन बोलेगा नहीं, आपको अंदर जाने नहीं देंगे हम। इसी तरह से अगर ये दाखिल हो गया, दूसरे रूट से दाखिल हो सकता है, स्किन के जरिए तो नहीं होगा। अब ये फॉर एग्जांपल पैथोजन मुंह के जरिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आएगा। सपोज ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब ये अंदर दाखिल हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वाली जो लाइनिंग है, ग्रीन से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये ग्रीन से ये जो लाइनिंग है, ये जो ग्रीन से ये लाइनिंग में दिखा रहा हूं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमें एक लाइनिंग होती है, जिस लाइनिंग को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? याद रखिएगा,
COUS, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से हम खाना खाते हैं, अंदर एक लाइनिंग होती है जिससे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन से तो बैक्टीरिया या पैथोजन अंदर दाखिल नहीं हो पाया, अब ये मुंह के जरिए आ रहा है, खाने के साथ आ रहा है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पेट में हो गया दाखिल, पेट में दाखिल हो गया। पेट, याद रखेगा, पेट एक ऐसी कैविटी है हमारी जो कि बाहर से कम्युनिकेट करती है। ये हमारे टिश्यूज में नहीं है, अभी हमारी इंटरनल बॉडी कैविटीज में अभी दाखिल नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इंटरनल बॉडी कैविटी, सपोज यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां से ये है इंटरनल बॉडीज कैविटी, यहां पे इंटरनल बॉडी है ये पेट के। इसको इसमें दाखिल होने के लिए इसे पेट की जो हमारा इंटेस्टाइन हो या लंग्स, ये इंटेस्टाइन हो या हमारा स्टमक हो, उसमें जो कवरिंग है उसको पार करना होगा। इसको यहां से यहां एंटर होना है, तभी ये हमारी बॉडी की इंटरनल कैविटीज में दाखिल होगा। लेकिन अंदर से जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये बोलता है अरे पैथोजन कहाँ जाओगे, बाहर तुझे स्किन ने अंदर आने नहीं दिया टिश्यूज में, यहां मैं भी बैठा हूं, बाहर गब्बर सिंह है, यहां पे कोई और है, तो यहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन इससे एंटर होने नहीं देता है। तो फिजिकली मीन्स कि डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल यहां पे एक पर्दा रखते हैं, वो फिजिकली रोक रहा है ना, फिजिकली कुछ केमिकल डाल के नहीं रोक रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि फिजिकली म्यूकस मेम्ब्रेन भी फिजिकली रोक रहा है, इसे एंड पेनिट्रेट नहीं होने देता है, और स्किन भी पेनिट्रेट होने नहीं देता है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन लंग्स में भी होता है, लंग्स की कैविटी में भी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दो चीज़ें आते हैं इसमें फिजिकल बैरियर में, एक होता है, ग्रीन से दिखाता हूँ, एक होता है स्किन और दूसरा होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। समझ आ रहा है? नेक्स्ट होते हैं केमिकल बैरियर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही नेक्स्ट होते हैं केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर क्या है? देखिए, केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल होंगे जो कि एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं, या कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप स्किन की बात करते हैं, हमें पसीना आता है ना, जिसे हम कहते हैं स्वेट। ग्रीन से दिखा देता हूं, ठीक है, हमें पसीना आता है जिसे हम कहते हैं स्वेट, स्किन के ऊपर स्वेट आ जाता है ना, ये स्वेट जो है ये एसिडिक होता है। मतलब इसमें जो ये पैथोजन के खिलाफ काम करता है, ये एक एज ए केमिकल काम करता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। समझ आ रहा है? हमारा पसीना ज़ाया नहीं हो जाता है, हमारे पसीने में अगर बैक्टीरिया या फॉरेन पैथोजन आ गया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है पसीना। तो ये केमिकल बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही ये केमिकल बैरियर है। याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कब तक काम करता है? तब तक जब तक ये टिश्यू में, अब बॉडी की ये जो मैंने यहाँ से इस कलर से दिखाया, इन बॉडी के इंटरनल कैविटीज में जब तक ये बाहर वाला पैथोजन दाखिल नहीं होता है, तब तक इसे कौन रोके रहता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चाहे उसे फिजिकली रोके, फिजिकली बाय द स्किन के जरिए, या म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, या कुछ केमिकल्स रोक सकते हैं। केमिकल्स में हम पहले देखते हैं कि बाहर स्किन के ऊपर ही स्वेट केमिकली एक्ट करता है इन पैथोजन्स पे और इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है, आप मुंह में ले रहे हैं खाने के साथ पैथोजन, हमारे मुंह में एक लाब होता है जिसे हम कहते हैं सलीवा। ग्रीन से ही दिखा देते हैं, ठीक है, सलीवा सा लाब, ये सलीवा क्या होता है? सलीवा के अंदर बहुत ही खतरनाक एंजाइम एक होता है, वो आपको न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइलिन, जिसे हम सिलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया की इन पैथोजन्स के खिलाफ काम करता है। उसके बाद चलो हम मानते हैं कि चलो मुंह से अंदर आ गया, अब ये डाइजेस्टिव कैविटी में आ गया, ठीक है, इस कैविटी में दाखिल हो गया। लेकिन कैविटी में आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है, बाकी जो भी डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो भी इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ये आप सब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, जब ह्यूमन्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे आप, तो HCl प्रोड्यूस होता है, वो HCl भी इन पैथोजन्स या बैक्टीरिया को किल करता है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इस लिहाज से HCl एक्ट करता है केमिकली, डाइजेस्टिव एंजाइम्स केमिकली एक्ट करते हैं, सलीवा जो होता है, सलीवा में जो टाइलिन होता है ये केमिकली एक्ट करता है, या स्वेट जो है ये केमिकली एक्ट करते हैं पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको क्लियर हो गया। इसमें एक तो फिजिकली डायरेक्टली रोक सकते हैं पैथोजन को, बॉडी के इंटरनल कैविटीज में जाने नहीं देंगे, उसमें पहले बाहर से होती है सबसे बड़ी कवरिंग जिसे हम कहते हैं स्किन प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या हमारे लंग्स के अंदर पैथोजन दाखिल हो रहा है, लेकिन वहां से वो उनके वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है।
और दूसरा इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है केमिकल बैरियर्स, जिसमें बॉडी कुछ सेक्रीशंस करती है जो कि केमिकली एक्ट करते हैं इन पैथोजेंस पे और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा, एक देखा स्वेट जो कि स्किन के ऊपर होता है, दूसरा हमने देखा जो सलीवा में होता है टाइलिन एंजाइम, या बाकी जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाकी सारे एंजाइम्स होते हैं, या HCl होता है, ये सब चीज़ें जो है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन कान में सिरमिन होता है। चलो अब खींचेंगे नहीं, लेकिन आपको ये तो समझ आएगा थोड़ा सा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात हम करेंगे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अब कब तक ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहां पे देखिए, यहां पे ये थीफ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तब तक काम करेगा एक बार ये दीवार के अंदर दाखिल हो गया, फिर इस दीवार का कोई काम ही नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कोई काम ही नहीं है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार रहना है, अरे भाई ये जो चोर है ये तो दीवार के अंदर दाखिल हो गया है, अब किसी भी तरीके से ये मकान में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से ये दाखिल हो गया, यहां पे लेट अस शो इन रेड, यहां पे ये दाखिल हो गया, इस कैविटी में ये बैक्टीरिया दाखिल हो गए हैं। अब यहां पे इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, और अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया फिर लास्ट एंड फाइनल क्या होगा, जिस तरह यहां पे ये तिजोरी है, ठीक है, लॉकर है, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा। और यहां पे मैं बता दूं, ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, यही वो डिफेंस है जो कि हम इम्यून सिस्टम को जो कि हम वैक्सीनेशन के जरिए एक्टिवेट करा देते हैं, जिसको हम स्ट्रांग बना देते हैं। तो समझ आ रहा है हमें, ये इतना समझना क्यों था, क्योंकि हमें ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली यहां तक पहुंचना है। अब देखिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों में क्या आती हैं, कुछ खास किस्म की सेल्स आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं, आप सबको पता होगी, आपने सुना होगा क्लास 10th में या कभी ना कभी सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, जिनको हम दूसरा नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स। समझ आ रहा है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, दिस आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे इम्यून सिस्टम की ये सेल्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। दोनों सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी कौन अंजाम देते हैं ये काम, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। समझ आ रहा है। तो इनके बारे में जब हम समझेंगे, पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। आपको याद नहीं रखना है, आपको जो लास्ट में मैं पॉइंट बोलूंगा याद रखने के लिए वही याद रखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे लिखूंगा, इससे आपकी एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में आएगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC जो होती हैं, एक होती हैं जो कि यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ, यहां से हम दिखाते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो WBCs काम करती हैं वो क्या क्या होती हैं। एक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेज, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में रखे, और ये थोड़े से नोट्स आपके पास रहें, इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैक्रोफेज, इसी तरह से है मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ठीक है, यूसिनोफिल्स। अच्छा, तो इस तरह से मैं बता रहा हूं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs हैं जो कि काम करते हैं किसके लिए, सेकंड लाइन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखेंगे, जो कि हमें वैक्सीनेशन में जिसका यूज होगा वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें जो WBCs काम करते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम एक कॉमन नेम देते हैं, उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। और ये 2 टाइप्स की लिम्फोसाइट्स होती हैं, आपने सुना होगा। एक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स, या इन्हें हम कहते हैं बी सेल्स भी। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, या इन्हें कहते हैं टी सेल्स भी। ये चीज आप याद रखेंगे, ये मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह ये आप मत रखो, बस मैंने आपके लिए थोड़े से नोट्स यहाँ पे रहेंगे ना रिटन फॉर्म में, थोड़ा सा पिक्चर रहती है जहन में, बाकी टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही वो लाइन ऑफ डिफेंस है जो हम वैक्सीनेशन के जरिए एक्टिवेट करा देते हैं, जिसमें हम चेंजेस लाते हैं। क्या करते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है, और किस तरह से क्या होता है वो सब सीखना है। तो यहाँ पे
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसमें क्या आते हैं, इसमें भी एक किस्म के WBCs आती हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या क्या हैं, दो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो टाइप्स, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स या जिन्हें हम बी सेल्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स या जिन्हें हम टी सेल्स कहते हैं। समझ आ रहा है? अब यहां पे फर्दर हम जाएंगे, लेकिन अभी टाइम 44 मिनट्स हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक हमने किया, ये बहुत अच्छा है कि हमने यहाँ तक पहुँच गए कि हमें वैक्सीनेशन का जो फोकस रहेगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वैक्सीनेशन से इस लाइन ऑफ डिफेंस को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे हम इस तिजोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि यहाँ पे जो ये थीफ है ये इस तिजोरी से ये जो हमारा ख़जाना है, ये जो कीमती चीज़ है, ये निकाल ना पाए। क्या आप गेस लगा सकते हैं कि तिजोरी में ऐसा क्या करना चाहिए? याद रखें, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे बताइए, खुद आप गेस लगाएंगे क्या कर सकते हैं हम तिजोरी में कि ये चोर जो है तिजोरी तक पहुँच के ये वहाँ से इस सोने को या खजाने को निकाल ना पाए। सोचिएगा आप। मुझे पता है कई सारों के जहन में एक राइट आंसर होगा, वो सब आप कहेंगे कि इसमें कुछ अलार्म सिस्टम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अलार्म सिस्टम लगाएंगे, जिससे वहां पे ये जो तिजोरी ये जोर जोर से चिल्लाए या ये दूर दूर तक वॉइस दे, ताकि वो चोर डर जाए या वो चोर इस तिजोरी को खोल ना पाए। और याद रखिएगा, कल जो हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हम यहाँ से वैक्सीन डालते हैं ना, वो बराबर इसी अलार्म की तरह काम करता है। वो बिल्कुल हमारे इन बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में क्या इनको एक्टिवेट करा देता है। समझ आ रहा है? तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अलार्म की तरह काम करता है। जो तिजोरी में अलार्म का काम होगा ना, वही हमारे वैक्सीन का काम होगा। देखेंगे कल इंशाल्लाह। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।